इसको सवारो, इसको चेंज करो, फिर इससे ट्रांसलेशन करो, बिल्कुल नहीं। जैसा एमआरएनए आया है वैसा का वैसा ये यूज हो जाएगा ट्रांसलेशन के लिए। यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट में बहुत नखरे हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगी। यूकैरियोट में जब एक आरएनए बनेगा तो उसको एमआरएनए बनाने के लिए बहुत ड्रामा है, कैपिंग करो, टेलिंग करो, स्प्लाइसिंग करो, फलाना करो, बहुत ड्रामा है यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट में कोई ड्रामा नहीं। एमआरएनए आया, साथ के साथ इसमें ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगी। मतलब एमआरएनए आया नहीं कि इसके ऊपर राइबोसोम लग जाएंगे ऐसे, मतलब एमआरएनए पूरा भी नहीं बना था अभी तक, ठीक है। यहाँ पे आरएनए भी बन रहा है, उससे पहले ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगी यहाँ पे। सो दूसरा पॉइंट बैक्टीरियल इसमें क्या याद रखना हमने कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड, दोनों एक साथ ही चल रहे हैं। यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन हो रही है और यहाँ से ट्रांसलेशन शुरू हो चुकी है। लिख दो ये वाली बात। कहाँ गया भाई मेरा इंफॉर्मेशन, कहाँ गया, ये रहा। सो सेकंड पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये बैक्टीरिया के केस में बता रही हूँ सारी बातें। एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, इन पे एक पॉइंट पे एक नीट का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए तुम लोगों को बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बातें। सुनो, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर साइमल्टेनियसली, तो इसको बोलते हैं कपल्ड। ये दोनों कपल हो जाती है साथ में। ये वाली बात क्लियर है? ये दोनों बातें क्लियर है? बताओ तो, अगर कोई डाउट है तो पूछेंगे बेटा। कुलदीप पांडे कोई बात नहीं बेटा, अगर वीडियो देखते हो लाइव नहीं अटेंड कर पाते तो भी कोई बात नहीं, समझ में तो आ रहा है ना। हाँ जी बोलिए, कोई डाउट है तो बोलिए, फिर मैं आगे चल रही हूँ। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? सो हम सब ट्रांसलोकेशन एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। प्लांट्स में चले जाओ, प्लांट्स में ग्लूकोज बनता है ना सेल्स के अंदर, प्लांट सेल्स ग्लूकोज बनाते हैं। अब वो ग्लूकोज जगह जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। कुछ रूट्स में भी जाएगा क्योंकि रूट्स को भी खाना चाहिए, और अलग अलग जगह पे जाएगा। तो फ्लोएम से जो ट्रांसपोर्ट होता है ना न्यूट्रिएंट्स का, उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं बेटू। क्लियर अनुज सत्यवाल? गुड गुड गुड। प्रोमोटर सीक्वेंस, चलिए एक ही बात है। सो आई होप तुम्हें अपना क्वेश्चन आंसर मिल गया। ओके, नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टुडे। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो। अगर ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है, ये वाला डायग्राम क्लियर है, तो देखो एक और बात मैं समझाती हूँ मैं। इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। जीन और सिस्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट तुम लोगों को बहुत दिक्कत मारता होगा ना। सिस्ट्रॉन क्या होता है, सिस्ट्रॉन क्या होता है, मैं मर क्यों नहीं जाता, ये सिस्ट्रॉन समझने से पहले तुम लोगों को फीलिंग आती होगी, पर मरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें समझा दूंगी अगर तुम ये अगले 10 मिनट ध्यान से सुन लिए तो, ठीक है। देखो ये एमआरएनए, इससे यहाँ पे ट्रांसलेशन होना शुरू हो गया। अब देखो एमआरएनए थोड़ा डिटेल में दोबारा बना रही हूँ मैं, ओके। ये एमआरएनए बैक्टीरिया की बात हो रही है, दिस इज द एमआरएनए। एंड सपोज दिस, मैं इसके ऊपर वो डीएनए भी बना रही हूँ जिससे ये बना है। सपोज देयर इज अ टेम्पलेट डीएनए जिससे ये एमआरएनए बना है। ये मैं अलग से ऐसे बना रही हूँ, मतलब ये कपल्ड नहीं है, ऑफ कोर्स ये पेयर नहीं है इनका, समझ रहे हो ना, वो अलग ही अलग है। दिस इज द टेम्पलेट डीएनए, ठीक है। अब एक एमआरएनए, तुम्हें पता है जीन की डेफिनेशन क्या है? ध्यान से सुनो, एक्जैक्टली समझ में आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ध्यान से सुनो, डिस्ट्रैक्शंस खत्म करोगे अपने आसपास, सिर्फ 5 मिनट ध्यान से सुनो। जीन की डेफिनेशन क्या है? जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए व्हिच विल फॉर्म अ कंप्लीट आरएनए। सो दिस पार्ट, यहां से यहां तक, इट इज फॉर्मिंग अ कंप्लीट आरएनए, इट इज फॉर्मिंग एन आरएनए, इट इज फॉर्मिंग एन आरएनए, ओके। नाउ दैट मींस इट्स अ जीन, दिस कैन बी कॉल्ड अ जीन, ओके। नाउ दिस आरएनए विल गिव राइज टू प्रोटीन। बैक्टीरिया में एक आरएनए से, एक एमआरएनए से बहुत सारे प्रोटीन के टुकड़े बन सकते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, इतने पोर्शन से एक प्रोटीन बनता है, मान लो इतने पोर्शन से देयर इज वन प्रोटीन फॉर्मेशन। सपोज यहां से यहां तक एक प्रोटीन बन गया और ये फुली फंक्शनल प्रोटीन है, नॉर्मल प्रोटीन है, दिस इज वन प्रोटीन, ठीक है। बैक्टीरिया में, यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता, बैक्टीरिया में ऐसा होता है, ठीक है। देन यहां से यहां तक this mRNA will form another chain of protein. That means more than one protein is formed from this mRNA. This is protein number 2. Then say from here to here another protein is chain is formed like this. This is protein number 3. ठीक है। ऐसा सिर्फ बैक्टीरिया में होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल्स बेचारे मजबूर से होते हैं, एक एमआरएनए से एक ही प्रोटीन बनता है। यूकैरियोटिक सेल में, ध्यान से सुनो, एक एमआरएनए से एक ही प्रोटीन बनता है। प्रोकैरियोटिक सेल में एक एमआरएनए से बहुत सारे प्रोटीन बन जाते हैं, ठीक है। अब मान लो इतना जीन के पार्ट ने, इतना जीन का जो पार्ट है यहां से यहां तक, उसने ये वाला एमआरएनए को जन्म दिया। अब जीन के ये वाले पार्ट ने इस वाले एमआरएनए को जन्म दिया, इसको कोड किया। अब जीन के ये वाले पार्ट ने इस वाले एमआरएनए को जन्म दिया। दैट मींस इनडायरेक्टली जीन के इस पार्ट ने, फर्स्ट पार्ट ने बेसिकली इस फर्स्ट प्रोटीन को जन्म दिया। जीन से प्रोटीन बन रहा है ना, जीन से एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है, तो जीन के इतने पार्ट ने एक प्रोटीन बना दिया, जीन के इतने पार्ट ने एक और प्रोटीन बना दिया, जीन के इतने पार्ट ने एक और प्रोटीन बना दिया। नाउ द डेफिनेशन ऑफ सिस्ट्रॉन इज द पार्ट ऑफ जीन which forms one complete protein. The part of gene which forms one complete protein is called a cistron. The part of gene which forms one complete protein is called a cistron. तो मतलब ये वाला पार्ट यहां से यहां तक एक सिस्ट्रॉन हो गया क्योंकि ये एक प्रोटीन को जन्म दे रहा है। ये वाला पार्ट एक सिस्ट्रॉन हो गया क्योंकि ये एक और प्रोटीन को जन्म दे रहा है, और ये वाला पार्ट एक और सिस्ट्रॉन हो गया क्योंकि एक और प्रोटीन को जन्म दे रहा है। दैट मींस इस जीन में 3 सिस्ट्रॉन्स हैं। इन दिस पर्टिकुलर जीन, जीन क्या होता है? एक आरएनए को जन्म देने वाला एक जीन होता है। देखो इस जीन ने एक ही आरएनए को जन्म दिया है, आरएनए को तो एक ही जन्म दिया है, तो ये पूरा एक जीन है, लेकिन इस जीन की वजह से बहुत सारे प्रोटीन्स बन रहे हैं। तो मतलब कि इसके पास एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन है। सिस्ट्रॉन इज द पार्ट ऑफ द जीन व्हिच फॉर्म्स वन कंप्लीट प्रोटीन। सो कैन आई से बैक्टीरियल जीन्स आर पॉलीसिस्ट्रॉनिक? Can I say bacterial gene is polycistronic? Can I write this in my this place? Bacterial gene is polycistronic. Do you understand this point now? Please tell me. Yes. आपको
आपको ये वाली बात समझ में आई है? अब सब पार्थ बेटा स्ट्रैटेजी के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, पहले मुझे बताओ ये वाली बात समझ में आई है? ट्रांसक्रिप्शन व्हिच डिड वी मेक, व्हिच आर नेचरली। अभी ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ एमआरएनए की, देखो ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए भी बनता है, ट्रांसक्रिप्शन से टीआरएनए भी बनता है, ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए भी बनता है, लेकिन अभी जो ट्रांसक्रिप्शन करी ना मैंने, अभी जो ट्रांसक्रिप्शन करी है बेटो, ये जो ये आरएनए बना, ये एमआरएनए बनाया था मैंने, ये वाला आरएनए एमआरएनए बनाया था। ऑफ कोर्स ट्रांसक्रिप्शन से टीआरएनए भी बनता है, ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए भी बनता है, लेकिन अभी एमआरएनए वाली बात बता रही थी। वाह बच्चों, थैंक यू सोहम सवे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके दिस पॉइंट इज क्लियर। सो दीस पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर बिकॉज ये नीट में आने वाले पॉइंट्स हैं, ये वाले तीनों पॉइंट्स नीट में आने वाले हैं। एक और पॉइंट इसमें ऐड कर देती हूं, एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। एक एक पॉइंट बच्चों, एक एक पॉइंट में नीट का एक एक क्वेश्चन बन सकता है। कोई डाउट हो गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर अकरिंग साइमल्टेनियसली, क्योंकि भैया एक ही है, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म अलग तो है नहीं, तो एक ही उसमें हो रहा है। देन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकरिंग सेम कंपार्टमेंट, ठीक है, साइमल्टेनियसली हो रहा है, क्योंकि कोई भी एमआरएनए को पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल वो नहीं करना पड़ता, मॉडिफिकेशन नहीं करनी पड़ती, साथ साथ में हो पा रहे हैं, सेम कंपार्टमेंट में हो रहे हैं। बैक्टीरियल जीन इज पॉलीसिस्टोनिक। डन। चलो बच्चों जी, आज का लेक्चर यहीं पे ही खत्म कर रही हूँ। शर्ले तुम्हारा क्वेश्चन बेटा मुझे यही समझ में आया है, वेरी गुड बच्चों। चलो आज का लेक्चर यहीं पे ही खत्म कर रही हूँ बच्चों। अगर आप पूरा सिलेबस मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, मतलब नीट 2020 की अगर आप सॉलिड तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, देखो यूट्यूब पे सिलेबस कंप्लीट होगा, कब होगा इसका हमें अंदाजा नहीं है, लेकिन अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हो तो वहां पे नीट 2020 से पहले मैं आपको पूरा ज़ूलॉजी और पूरा बॉटनी कंप्लीट कराऊंगी, और इसी तरीके से इतने ही अच्छे तरीके से सब कुछ आपको लर्न कराते हुए पढ़ाऊंगी, ठीक है। सो दिस इज योर डिसीजन, यू हैव टू टेक अ गुड डिसीजन। ओके ऑलरेडी यूट्यूब पे, इस पे प्लस के प्लेटफॉर्म पे हम लोग बायोमोलिक्यूल्स कर चुके हैं, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिनकी रिकॉर्डेड वीडियोस वहां पे पड़ी हैं। तो यदि आप अभी प्लस ज्वाइन करोगे तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो सारी मिल जाएंगी। जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर खत्म कर चुके हैं हम, सेल डिवीजन माइटोसिस मेयोसिस वाला चैप्टर खत्म कर चुके हैं हम, बायोमोलिक्यूल्स कवर कर चुके हैं, बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आज खत्म हो जाएगा हमारा, देन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज खत्म हो गया हमारा, अब एनिमल किंगडम चला है, आज से एनिमल किंगडम शुरू हुआ है, और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ शुरू होगा आज से। तो समझ रहे हो, ये सभी के रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, बाकी तो मैं कवर कराऊंगी ही आपको कोर्स, ठीक है। सो यदि आप सब्सक्रिप्शन लेने जाओ बच्चों, यू नीड टू रिमेंबर दिस कोड, वेयर इज द फ्री स्क्रीन, रिमेंबर दिस कोड, this is not the code, this is the code, okay। whenever you use the code you get a 10% off on all your subscriptions from Unacademy, चाहे वो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन चाहे वो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन, okay। so subscribe to our channel and if you like this video, अगर तुम्हें कुछ फायदा हुआ है इस वीडियो से, then you should really like this video, like the video, okay, and then spread the video as much as you can because good knowledge should be spread, ताकि बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो सके इन वीडियोस से, right। thank you so much, bye bye, see you, thank you। Lot of proteins are associated with that DNA, so there is a double stranded piece of DNA like this, yes, and this double stranded piece of DNA are associated with lot of proteins, ये वाली बात हमें पता है। नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोटीन्स, लेट मी टेक आउट द डीएनए, डीएनए इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। तो ये जरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बाहर निकालो। अब ये ऐसे फोल्डेड है, तुम्हें पता है डबल हेलिक्स में होता है, मैं इसको स्ट्रेट कर लेती हूं, आई डोंट वांट फोल्डेड डीएनए बिकॉज़ आई वांट टू शो समथिंग, सो दिस इज माय डीएनए, ओके, दिस इज माय डबल स्ट्रैंडेड डीएनए व्हिच आई पुल्ड आउट फ्रॉम अ क्रोमोसोम। नाउ इस डीएनए के साथ बहुत कुछ हो सकता है, डीएनए से डीएनए की कॉपी बन सकती है, जो हमने पिछली बार सीखी थी, कैसे ये डीएनए स्ट्रैंड मान लो सेपरेट हो जाए यहां से, है ना, ऐसे होता है डीएनए रेप्लिकेशन, ये डीएनए स्ट्रैंड्स दे सेपरेट एंड न्यू स्ट्रैंड्स स्टार्ट टू फॉर्म लाइक दिस, ओके। सो डीएनए से डीएनए बनने, इसको हम क्या कहते हैं, हमने पिछली बार पढ़ा था, इट्स कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन, लेट मी राइट इट डाउन, इट इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। Then one more thing can happen. This DNA can give rise to RNA. This we discussed in our I think first or second lecture that DNA parts of DNA they give rise to RNA and then RNA gives rise to protein. है ना, ये होता है ना, कुछ पार्ट ऑफ DNA RNA बनाता है और RNA आगे जाके प्रोटीन बनाता है। तो क्या पूरा DNA RNA बनाने के काम आता है? जितना क्रोमोसोम में DNA है क्या सारा का सारा RNA बनाने के काम आता है? बिल्कुल भी नहीं। Hardly 1 to 2% of DNA is actually used to make RNA. इस पूरे DNA का सिर्फ 1 या 2% है जो कि एक्चुअली RNA बनाएगा। उन पोर्शंस को जो कि RNA बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? We call them genes. Yes or no? Okay, let's make, suppose there is a gene here. Okay, I need thicker pen. This part is one gene. One gene का मतलब ये है, this purple part, it means simply that it will be transcribed into an RNA. This is a gene. And similarly, ऐसे बहुत सारे जीन पड़े होते हैं यहाँ पे, स्पेस पे, मतलब यहाँ पे एक जीन है, then there is a second gene here, then there is third gene here. So genes are like this. And जो फालतू में बेकार DNA है बीच में जो जीन नहीं बना रहा है उसको बोलते हैं स्पेसर DNA, और उसके फंक्शन हम बाद में पढ़ेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। बट अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो बात करेंगे। This is a gene, and this gene will be used to make an RNA copy. Suppose this red colored, suppose this gene यहाँ पे I'm making an RNA from this gene. Suppose this is that RNA. Okay, so this part of the gene, ये वाला strand जो है ये RNA बना रहा है। Okay, what do we call this? DNA to RNA formation. अगर मैं gene मतलब DNA, right? If I take this DNA and I make an RNA out of it, just like this part, this is called transcription. Transcription. And sometimes ये ऐसा humans में नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है कभी-कभी RNA से भी DNA बन जाता है वापस। RNA can also form DNA sometimes, right? ऐसा वायरसेस में पढ़ते हैं, जिन वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, सभी नहीं, जिनका RNA होता है सभी के सभी RNA वाले नहीं, कुछ RNA बेयरिंग ऑर्गेनिजम्स वायरसेस RNA से DNA बनाते हैं जब किसी सेल पे अटैक करते हैं। सो इसको क्या बोलते हैं? RNA से DNA बनने को क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। ओके, सो दीस जीन्स आर देयर एंड जीन से फिर RNA बनेगा, इट विल बी कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, एंड देन ये RNA से DNA हमारे में नहीं बनता, बट दिस इज, अगर व्हेनेवर दिस इज हैपनिंग दिस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, दिस पार्ट इज डन। बोलिए बच्चों, इतना समझ में आया? हाँ जी,
आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं प्लीज लीजिए। ओके, नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग इंपॉर्टेंट। दिस जीन हैज 2 स्ट्रैंड्स। इतने में कोई डाउट तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा आप लोगों ने? मैं देख नहीं पाई हूं क्वेश्चन। शांतनु अभी तक कुछ किया ही नहीं है बेटू। यही बताया कि डीएनए से अगर डीएनए बनता है, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन, अगर आरएनए से डीएनए बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। वेरी गुड। कम्युनिकेशन बेटू क्या नहीं समझ में आया? अभी तक हमने स्टार्ट ही नहीं किया कुछ भी। बेसिक बात तो बताइए कि डीएनए का सारा पार्ट आरएनए नहीं बनाता, डीएनए के कुछ पार्ट होते हैं बीच में, दीस पार्ट्स आर कॉल्ड जीन्स व्हिच आर फॉर्मिंग आरएनए। ओके, और डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इतनी बात तो बताइए। ये लो, ये हटा देते हो, ये तंग कर रहा है तुम लोगों को, ये परेशान कर रहा है, लो ये हटा देते हो। अभी सही है? अब देखो अगला कॉन्सेप्ट हम लोग को क्या सीखना है। वी हैव टू लर्न दिस जीन हैज 2 पार्ट्स। ओके, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द जीन एंड दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द जीन। सो व्हिच ऑफ द टू स्ट्रैंड्स विल एक्चुअली बिहेव एज द टेम्पलेट फॉर आरएनए फॉर्मेशन? आरएनए ऐसा तो नहीं होगा कि इससे भी आरएनए बन जाए, इससे भी आरएनए बन जाए, ऐसा तो नहीं। देखो पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए। सपोज दिस इज अ जीन, दिस इज अ जीन। ओके, सपोज दिस इज, I will give you a sequence, any random sequence, okay? A, T, C, G, G, A, T, C, C, G, any random sequence, okay? And I'll give you a sequence here, T, A, G, C, C, T, T, A, G, G, C, कोई भी random sequence है, ठीक है? मान लो ये वाला स्ट्रैंड 3 to 5 है और ये वाला 5 to 3 है, ठीक है? ये सीक्वेंस है। अब आप लोगों को पहली बात ये जाननी होगी कि ये दिस इज अ स्ट्रक्चरल जीन, बोथ ऑफ देम। इसको एक स्ट्रैंड को जीन नहीं बोलूंगी मैं, ये दूसरे स्ट्रैंड को दूसरा जीन नहीं बोलूंगी, ये पूरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दिस इज अ स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है? दिस इज अ स्ट्रक्चरल जीन। तो इनमें से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड है जो कि आरएनए बनाएगा। ओनली वन स्ट्रैंड विल फॉर्म आरएनए। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा, ये मैं तुम्हें बताऊंगी। पर जो भी स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो भी स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा उसको कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। अच्छा पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि एनसीईआरटी में डिस्कस करें कि दोनों स्ट्रैंड्स क्यों नहीं बना पाते आरएनए। इसको लिख लेते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट। व्हाई डोंट, आगे लिख लेते हैं, व्हाई डोंट बोथ द स्ट्रैंड्स फॉर्म आरएनए। पहला क्वेश्चन ये कि भैया दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए क्यों नहीं बना लेते? इसका आंसर ये रहा। मान लो ये भी आरएनए बना ले तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए होगा। मान लो ये भी आरएनए बना ले, ओके, सो दिस विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। एंड मान लो ये वाला भी आरएनए बना ले फॉर एग्जांपल, ओके, लेट मी मेक इट अनदर कलर, से दिस आल्सो फॉर्म्स एन आरएनए, दिस इज फर्स्ट पीस ऑफ आरएनए, दिस इज सेकंड पीस ऑफ आरएनए। डू यू नो बोथ दीस पीसेस विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर इसका दोनों का आरएनए बना लूंगी मैं तो ये दोनों आरएनए आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो ये आगे जाके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे। क्या होगा इनका? दिस आरएनए विल जॉइन विद दिस पीस ऑफ आरएनए एंड व्हाट विल हैपन? दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड दे विल फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये तो गलत हो जाएगा। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज नेवर फॉर्म प्रोटीन्स। प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए से प्रोटीन बनना, ट्रांसलेशन होता है ना, उसके लिए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए चाहिए होता है। दिस विल नेवर फॉर्म प्रोटीन, दिस विल नेवर एवर फॉर्म प्रोटीन। तो पहली बात तो ये दिक्कत है। लेकिन ये बात जो अभी बात बताइए कि दोनों से आरएनए क्यों नहीं बनता? 1 2 strands of RNA formed will be complementary to each other. उससे क्या होगा? thus forming double stranded RNA. पहला रीजन तो ये एनसीईआरटी दे रही है, फॉर्मिंग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। दूसरा पॉइंट ये देखो, हम ये कहते हैं कि इस जीन से, इंसुलिन के जीन से इंसुलिन बनती है, हम ये कहते हैं ना। अब मान लो ये इंसुलिन का जीन है, अब मैं कहती हूँ इससे पहले आरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा, फिर से इंसुलिन बनेगी। भैया ये अलग एमआरएनए बनेगा, ये अलग एमआरएनए बनेगा, तो एक से इंसुलिन बनेगी, इससे पता नहीं क्या ही बन जाएगा। ऐसे तो ये 2 प्रोटीन्स के लिए कोड करने लगेगा। वन जीन विल स्टार्ट कोडिंग फॉर 2 प्रोटीन्स। क्यों? ये वाला आरएनए मान लो डबल स्ट्रैंडेड नहीं हुए, फॉर एग्जांपल मान लो ये डबल स्ट्रैंडेड नहीं हो पाते, ये अपना अलग, ये ब्लू वाला अपना प्रोटीन बना लेगा बाहर जाके और ये रेड वाला अपना प्रोटीन बना लेगा। ये तो गलत बात हो जाएगी। एक जीन से 2 प्रोटीन बन रहे हैं, ये तो सब मैच्ड अप हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई आल्सो नेचर हैज केप्ट इट सिंपल। एक ही टेम्पलेट होगा, दोनों से आरएनए नहीं बनेगा। तो दूसरा पॉइंट लिख लो, वैलिड पॉइंट है। सिंगल जीन will start to form more than one type of RNA, thus more than one type of protein, which will lead to a lot of confusion. Thus more than one type of protein. ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए हैं? बोलो जरा, these points are done. Can I move forward? हाँ काजल हो जा, बिल्कुल एनसीईआरटी में ये पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं बेटा। साद शेख कह रहा है मेरा नाम लो। बच्चों को सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की होती है कि मैम मेरा नाम नहीं लेती हो आप, हैं? शर्ले बेटा आप स्क्रीनशॉट ले सकती हो, बाद में लिख सकती हो, ठीक है? ओके यू आर डन। चलो मैं आगे चल रही हूँ। गुड गुड गुड, ओके शर्ले डू इट, गुड, वेरी गुड। प्यारे बच्चों, सीख गए मेरे बच्चे एक पॉइंट तो कि दोनों से आरएनए नहीं बनेगा, सिर्फ एक से आरएनए बनेगा। अब ये हमें ये जानना है कि एक से आरएनए कैसे बनेगा, है ना? देखो मैं तो सिखाती हूँ कि एक से आरएनए कैसे बनेगा, कैसे पता चलेगा। देखो ट्रांसक्रिप्शन कहीं से भी नहीं शुरू हो जाती, ऐसा नहीं कि ट्रांसक्रिप्शन का जहां से मन होगा वहां से शुरू हो जाएगा। देखो ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए आपको डीएनए से आरएनए बनाना है। सो डीएनए से आरएनए बनाना है, कौन सा एंजाइम लगेगा? मैंने सिखाया था नेमिंग करना। आरएनए बनाना है तो हमें आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। देखो डीएनए बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है, आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है। किस से बनाना है? किसको देख देख के कॉपी करके बनाना है, ठीक है? डीएनए को देख के आरएनए बनाना है ना, तो एंजाइम क्या होगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्यों? आरएनए बनाना है और किसको देख के बनाना है? डीएनए को देख के बनाना है। डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट है ना, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ऐसा नहीं होता कि मैं तो बस जीन ढूंढ लेती हूं कहां पे जीन है और मैं शुरू हो जाऊंगी आरएनए बनाना, ऐसा नहीं है। एक स्पेशल सीक्वेंस चाहिए होता है। देखो है तो ये पूरा जेनेटिक मटेरियल ना आगे भी, इट इज नॉट समथिंग अलग से तो कोई पड़ा नहीं है। यहाँ पे भी आगे डीएनए तो आगे भी है ना, और डीएनए साइड भी है, ठीक है? तो
आरएनए पॉलीमरेज एक और सीक्वेंस को ढूंढता है, उसे कहते हैं प्रोमोटर सीक्वेंस। जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था ना, डीएनए पॉलीमरेज किसको ढूंढता था? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को। जहां पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिलता है वहीं से तो रेप्लिकेशन शुरू करता था ना। वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करने के लिए एक और सीक्वेंस होता है जिसे कहते हैं प्रोमोटर सीक्वेंस। आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर सीक्वेंस पे जाके चिपक जाता है, तब वो जाके अपनी ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर पाता है। तो मतलब यहाँ पे जो भी सीक्वेंस है, व्हाटएवर सीक्वेंस इज दिस, वी डोंट केयर व्हाटएवर सीक्वेंस इज दिस, ओके, व्हाटएवर सीक्वेंस इज दिस, हर जीन से पहले ये सीक्वेंस प्रेजेंट होना चाहिए, इसे कहते हैं प्रोमोटर सीक्वेंस। लिख लो इस बात को मैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड ओके। सो ये रहा मेरा एंजाइम, ये रहा मेरा एंजाइम। इस एंजाइम का नाम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। अब ये आरएनए पॉलीमरेज यहां पे बाइंड कर जाएगा, लिख लो इसको, आरएनए पॉलीमरेज नाम है। कौन सा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब ये आरएनए पॉलीमरेज यहां पे जाके लग गया और ये यहां से आगे ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देगा। तो पहली बात तो यहां पे प्रोमोटर सीक्वेंस होना चाहिए। अब मैं आगे बातें समझा रही हूं। मान लो ये टेम्पलेट है, ध्यान से सुनना, अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। ये टेम्पलेट है, मान लो टेम्पलेट वो पार्ट है जिससे आरएनए बनेगा। अब ये कैसे डिसाइड होगा ये टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट है? टेम्पलेट के 3' एंड पे ये प्रोमोटर लगा होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर ये प्रोमोटर यहां लगा होता, ध्यान से सुनो, वो 3' है, ये 5' है, वो 5' है, ये 3' है। जहां पे प्रोमोटर लगा हुआ है वो डिसाइड करेगा दोनों में से टेम्पलेट कौन सा है। प्रोमोटर इसके 3' पे लगा हुआ है, इसलिए ये टेम्पलेट है। अगर प्रोमोटर यहां लगा होता तो, अगर प्रोमोटर यहां लगा होता तो मतलब इस वाले के 3' पे लगा होता तो ये टेम्पलेट हो जाता। समझ लो, टेम्पलेट होना टोटली प्रोमोटर के ऊपर डिपेंडेंट है। जिस स्ट्रैंड के 3' एंड पे, जिस स्ट्रैंड के 3' एंड पे प्रोमोटर लगा होता है उसको टेम्पलेट मानते हैं। अगर प्रोमोटर इधर लगा होता है, इसके 3' पे लगा होता तो ये टेम्पलेट हो जाता। इतनी बात समझ में आई है? मुझे बताओ, इतनी बात समझ में आई है? There is another sequence lying on this end. स्ट्रक्चरल जीन खत्म होने के बाद एक और सीक्वेंस यहां पे होता है जिसको बोलते हैं टर्मिनेटर सीक्वेंस, ठीक है, जो कि टेम्पलेट के 5' एंड पे पड़ा होता है, ठीक है। तो अब डिसाइड हो गया टेम्पलेट कौन सा है। इसको कहेंगे नॉन टेम्पलेट। लिख दो, बेचारा बेइज्जती, अगली बेइज्जती होगी, नॉन टेम्पलेट। अब इसने कहा यार ये गलत बात है यार, मेरे को नॉन टेम्पलेट कह दिया तो बहुत बेशर्मी वाली बात है, तूने अपना नाम टेम्पलेट रख दिया। तो इसको भी एक अच्छा नाम दिया गया, दिस स्ट्रैंड इट डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, इट डज नॉट कोड फॉर आरएनए। स्टिल इसको एक नाम दे देगा इसकी इज्जत बचाने के लिए। इसको बोलते हैं तेरा नाम कोडिंग स्ट्रैंड रख देते हैं, तो इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड रख दिया। हालांकि ये आरएनए के लिए कभी कोड नहीं करता। इसका नाम बेचारी थोड़ी सी इसकी बेइज्जती कर दो, इसका नाम रख दिया नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं which is weird because it is not coding for anything and it is coding for RNA but still it is called non coding strand। इतनी बात क्लियर है? अब बस लास्ट पॉइंट मुझे क्लियर करना है। टेम्पलेट पे देखो, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, नहीं ध्यान से सुनोगे तो हवा में उड़ जाएगी, ठीक है। तुम लोग को ये हमेशा एनसीईआरटी में कंफ्यूजन रहा होगा, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही समझा रही हूं। ध्यान से सुनो, टेम्पलेट के 3' एंड पे प्रोमोटर लगा होता है और टेम्पलेट के 5' एंड पे टर्मिनेटर लगा होता है, ये बात में क्लियर है। लेकिन जब हम इन जनरल बात करते हैं, एक जीन की बात करते हैं, हम एक स्ट्रैंड की तो बात नहीं करते। हम ये तो कहते हैं कि टेम्पलेट किस पे लगा हुआ है, टेम्पलेट के 3' पे लगा हुआ है, टेम्पलेट के 5' पे लगा हुआ है, ऐसा तो हम बात नहीं करते, ठीक है। हम ना ये कहते हैं कि नॉन टेम्पलेट किस पे लगा हुआ है, हम ऐसा बात करते हैं इस जीन के इस एंड पे ये लगा हुआ है। तो जब हम इस टोटल जीन की बात करते हैं, यहां से यहां तक जीन की बात करते हैं, तो हम प्रोमोटर की जो लोकेशन है उसको हम हमेशा नॉन टेम्पलेट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। जब भी मुझे बताना है कि एक स्ट्रक्चरल जीन के कौन से एंड पे प्रोमोटर लगा होता है, तो कभी भी मैं टेम्पलेट के रिस्पेक्ट में नहीं कहती कि 3' एंड पे लगा होता है। मैं हमेशा किसके रिस्पेक्ट में कहती हूं? नॉन टेम्पलेट के रिस्पेक्ट में कहती हूं कि भैया 5' एंड पे प्रोमोटर लगा हुआ है। आई ऑलवेज से दैट प्रोमोटर इज लोकेटेड एट द 5' एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटेड इज लोकेटेड एट द 3' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता, दोबारा बता दूं। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। दिल्ली में बारिश आ गई है, थैंक गॉड। बहुत सारे बच्चों को ये वाली बात समझ में नहीं आएगी, दोबारा बता रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ, सुनो। इट्स ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट अगेन। ये वाली बात किस बच्चे को समझ में आई है, जरा बताओ तो। ये वाली बात किस बच्चे को समझ में आई है? बोलो बोलो बोलो, स्क्रीनशॉट लो। नहीं जवाब देना चाहते, बिल्कुल नहीं देना चाहते हो। तुम्हें एक्चुअली थोड़ा सा ट्रांसमिशन गैप है ना, कुछ सेकंड्स का, तभी मेरी बात इमीडिएटली तुम तक नहीं पहुंचती है। नहीं आया समझ, मुझे पता था साजिया साफा, कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ। देखो बच्चों, ध्यान से सुनो। ये काम करता है आरएनए बनाने का, ये कोई काम नहीं करता, ना लायक है, ठीक है। इसकी बहुत इज्जत होती है क्योंकि भैया ये आरएनए बना रहा है, इसकी कोई इज्जत नहीं है, बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं इसको सब। कहते हैं तू किसी निकम्मा, तू किसी काम करने। तो ये कहता है मुझे एक काम तो दे दो प्लीज, जब भी प्रोमोटर सीक्वेंस की बात करो, तो प्लीज मेरा रेफरेंस लेके बात करना, इसका रेफरेंस लेके बात मत करना। क्योंकि देखो प्रोमोटर इसके तो 5' एंड पे लगा हुआ है ना, प्रोमोटर इज लोकेटेड एट द 5' एंड ऑफ नॉन टेम्पलेट एंड टर्मिनेटर इज लोकेटेड एट द 3' एंड ऑफ नॉन टेम्पलेट। तो वो कहता है कि जब भी प्रोमोटर सीक्वेंस की बात करो ना कि कहां लगा हुआ है, प्लीज मेरा रेफरेंस लेना, इसका रेफरेंस मत लेना, ये ऑलरेडी आरएनए तो बना रहा है ना, इसका तो काम इसको पता है ना, मेरा कम से कम यही काम हो जाएगा। तो जब भी हम प्रोमोटर की बात करते हैं, हम कहते हैं इट इज लोकेटेड एट द 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। हम नॉन कोडिंग से, इससे नॉन टेम्पलेट का रेफरेंस लेते हैं। वी ऑलवेज से दैट प्रोमोटर इज लोकेटेड एट द 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर इज लोकेटेड एट द 3' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। जब हम स्ट्रक्चरल जीन की बात करते हैं तो बेसिकली हम नॉन टेम्पलेट की पोलैरिटी की बात कर रहे हैं, हम इसकी पोलैरिटी की बात नहीं करते। ये वाली बात समझ में आई है यार? इसके पास तो काम है ना ऑलरेडी, आरएनए तो बना रहा है ना, ये इसको एक काम दे दो ना कि जब भी हम बात करेंगे प्रोमोटर की, हम तेरे बारे में बात कर लेंगे कि 5' एंड पे लगा हुआ है प्रोमोटर। नहीं तो तुम कैसे डिसाइड करोगे इसके 3' एंड पे लगा हुआ है, इसके 5' एंड पे लगा हुआ है, तो तुम क्या करोगे? प्रोमोटर किसके एंड पे लगा हुआ है? 3' एंड पे लगा हुआ है, 5' पे लगा हुआ है, तो तुम इसकी बात मान लो ना, 5' एंड पे लगा हुआ है। समझ में आया अभी? समझ में आया अभी? पूनम इलाहाबाद, तुम गुड़गांव से हो, ठीक है। केथावत, समझ में आ गया? चलिए आगे बता रही हूँ। ओके अलीना मलिक, गुड।
ठीक है, ये वाली बात खत्म हो गई अभी। अब चलो आगे। तुम्हें पता है ये टेम्पलेट क्यों यूज होता है, 3 to 5 वाला टेम्पलेट क्यों यूज होता है? चलो बताऊंगी, धीरे धीरे बताऊंगी, वापस आओ। एक और बात बताना चाहती हूँ कि एक स्ट्रैंड में ये डिसाइडेड नहीं होता कि कौन सा टेम्पलेट है। ऐसा नहीं होगा कि सारे ऊपर वाले टेम्पलेट होंगे, नो। इन एनी स्ट्रैंड दिस कैन बी टेम्पलेट, देन दिस कैन बी टेम्पलेट, देन दिस कैन बी टेम्पलेट। एक जेनेटिक स्ट्रैंड में, डीएनए स्ट्रैंड में ये डिसाइडेड नहीं होता कि कौन सा टेम्पलेट है। ओके, सो दिस कैन बी टेम्पलेट वंस और फिर अगले जीन में ये टेम्पलेट हो सकता है। अंडरस्टूड? आ गया, गुड, थैंक गॉड। चलो अब बस हमें एक बात और क्लियर करनी है, लास्ट बात। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो ये कौन सा आरएनए बनता है? देखिए 3 प्रकार के आरएनए आपके पास है। यू हैव 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। देखो मेन ट्रांसक्रिप्शन हम कल सीखेंगे, ठीक है? आज उसकी बेसिक प्रिपरेशन करा रही हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे कैसे सीखना है, कल करेंगे मेन टाइप। अभी मेरी बातें ध्यान से सुनो ताकि कल अच्छे से समझ में आ सके। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, 3 प्रकार का आरएनए आपको मिलता है। एमआरएनए, एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए सभी के सभी ऐसे बनते हैं, जीन से बनते हैं। अब ये 3 प्रकार के आरएनए का फंक्शन क्या होता है? देखो तीनों प्रकार के आरएनए यहां से प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। मतलब आरएनए से प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, इसको क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसलेशन कहते हैं। सभी प्रकार के आरएनए आरएनए से प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। वो कैसे मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो आगे चलो। बस आज का लास्ट कंसेप्ट समझेंगे फिर क्लास खत्म करेंगे, ठीक है? क्लियरली समझो। कुछ जीन्स एमआरएनए बनाते हैं। देयर आर सर्टेन जीन्स व्हिच विल फॉर्म एन एमआरएनए एंड एमआरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए व्हिच हैज ऑल द इंफॉर्मेशन कि प्रोटीन में कौन सा अमीनो एसिड लगेगा और किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड लगेगा। इस आरएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। देखो इससे आगे जाके प्रोटीन बनना है, प्रोटीन में क्या होते हैं? अमीनो एसिड होते हैं। मान लो पहला अमीनो एसिड मिथायोनिन, दूसरा अमीनो एसिड मान लो ग्लाइसिन, तीसरा अमीनो एसिड एलानिन। इस तरीके से प्रोटीन अमीनो एसिड की चेन होती है ना। तो भैया किसके बाद कौन सा अमीनो एसिड आएगा? मिथायोनिन के बाद ग्लाइसिन आएगा, अच्छा ग्लाइसिन के बाद एलानिन आएगा, अच्छा ये इंफॉर्मेशन होती है एमआरएनए के पास रखी होती है। तभी एमआरएनए का नाम मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर क्या होता है? जो आपकी इंफॉर्मेशन लेके आगे जाता है, ठीक है? जैसे मैसेंजर, जैसे किंग्स नहीं भेजते पुराने जमाने में, एक राजा दूसरे राजा को अपना संदेश पहुंचाने के लिए एक बंदा भेजता था, उसको मैसेंजर कहते थे। तो डीएनए का संदेश, डीएनए के पास ये बात है ना कि कौन सा प्रोटीन बनेगा। डीएनए का संदेश प्रोटीन तक बनाने के लिए एमआरएनए के पास कोड होता है, ठीक है? देन इस कोड को प्रोटीन तक बनाने के लिए 2 और प्रकार के आरएनए चाहिए। आरआरएनए से राइबोसोम बनते हैं। आरआरएनए का नाम ही राइबोसोमल आरएनए है। राइबोसोम में जैसे बर्गर होता है ना, एक पीस ऐसे एक पीस ऐसे, 2 पीस होते हैं राइबोसोम के ऐसे, और ये दोनों पीस इसके आसपास आके लग जाते हैं। राइबोसोम का एक पीस ऐसे आके लग जाता है और एक पीस ऐसे आके लग जाता है, ठीक है? और राइबोसोम किससे बना होता है? यहाँ पे आरआरएनए के छोटे छोटे पीसेस से बना होता है। दिस इज राइबोसोम, ठीक है? तो एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम ऐसे लग जाते हैं, डबल बर्गर की तरह लग जाते हैं, मतलब बीच में, समझ रहे हो? ये एमआरएनए एक राइबोसोम इधर, एक राइबोसोम इधर ऐसे लग जाते हैं, ठीक है? इसका काम क्या है मैं तुम्हें बताती हूँ, अभी बताती हूँ इसका काम क्या है। अब एक और आरएनए होता है, देयर इज वन मोर आरएनए, ऐसे होता है, इसको कहते हैं टीआरएनए। लेकिन टीआरएनए शेप में रहता है, ये अपने ऊपर फोल्ड हो जाता है। ये अपने ऊपर इस तरीके से फोल्ड हो जाता है। थोड़ा सा गंदा बन गया, रुक जाओ, समझ रहे हो? इस तरीके से फोल्ड जाता है। इसका क्या काम होता है? ये यहाँ पे आके कोड पढ़ाई करता है कि किस अमीनो एसिड का कोड है। मान लो फर्स्ट कोड, ये वाला कोड मिथायोनिन का है, तो ये कैसे पता चलेगा भैया मिथायोनिन का? ये आके पढ़ाई करेगा, ये यहाँ पे आके पढ़ाई करेगा कि मिथायोनिन है। अच्छा, फिर ये जाके साइटोप्लाज्म में से मिथायोनिन को उठा के लेके आएगा, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए मिथायोनिन चाहिए ना। तो ये जाके साइटोप्लाज्म से मिथायोनिन को लेके आएगा, ठीक है? और यहाँ पे आके मिथायोनिन को डिलीवर कर देगा, मिथायोनिन को डिलीवर कर देगा। फिर दोबारा से एक और टीआरएनए, दिस इज कॉल्ड टीआरएनए, ठीक है? ट्रांसपोर्टर आरएनए, ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना अमीनो एसिड्स को। ट्रांसपोर्टर आरएनए का काम होता है पहले तो एमआरएनए को रीड करना कि कौन से अमीनो एसिड का कोड है, फिर साइटोप्लाज्म में तैरते हुए जाना और अच्छा ये रहा वो अमीनो एसिड, फिर पकड़ के लेके आना, ठीक है? ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बच्चा सप्लाई वाला गैंग नहीं होता, अच्छा, जो बच्चों को चुरा के लाते हैं, ठीक है? ये यहाँ से पूछता है रिक्वायरमेंट कि कौन सा बच्चा चुराना है, फिर ये जाके साइटोप्लाज्म से बच्चा चुरा के वो बच्चा वापस लेके आता है। अब देखो अगला कोड किसका था? ग्लाइसिन का। तो टीआरएनए यहाँ पे पढ़ेगा पहले कि अच्छा ग्लाइसिन का कोड था, फिर जाके एनवायरमेंट में ग्लाइसिन लेके आएगा, फिर ग्लाइसिन को यहाँ पे डिपॉजिट करेगा, यहाँ पे ग्लाइसिन को डिपॉजिट कर देगा। अब ग्लाइसिन और मेथायोनिन के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाने की जरूरत है, क्योंकि प्रोटीन्स पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये बॉन्ड कौन बनाएगा? ये आरएनए बनाएगा। सो राइबोसोम का काम होता है इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाना। इट हैज एंजाइमेटिक एक्टिविटी। देखो बायोमोलिक्यूल्स में हमने क्या पढ़ा है? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट देयर आर एक्सेप्शंस, सम आरएनए इज आल्सो एंजाइम। दिस आरएनए एक्ट्स एज एन एंजाइम व्हिच फॉर्म्स द पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन 2 अमीनो एसिड्स। फंक्शन समझ में आया तीनों टाइप के आरएनए का? पहले वाले का फंक्शन क्या है? एमआरएनए का ये कोड लेके आया है, वो कोड कि भैया कौन सा अमीनो एसिड लगना है प्रोटीन में, उस कोड को पढ़ने का काम किसका है? टीआरएनए का। पढ़ के वो वाला अमीनो एसिड ढूंढ के लेके आने का काम किसका है? टीआरएनए का। उन अमीनो एसिड्स को पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ने का काम किसका है? आरआरएनए का। समझ में आया? और धीरे धीरे ये चेन ऐसे बढ़ती जाएगी और यहाँ पे पूरा प्रोटीन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ट्रांसलेशन। सो यू नीड 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, ऑल ऑफ देम आर फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए। इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी। आई एम नॉट, this is one complete cell and what this is nucleus. Okay, so DNA is a nucleus. This DNA is a nucleus. DNA से RNA भी nucleus में बनेगा. This RNA is formed in nucleus. Now this RNA moves out, क्योंकि जितना अमीनो एसिड है वो साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। ये जो अमीनो एसिड पड़ा हुआ है ना जगह जगह पे, ये साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। तो दिस RNA यहाँ पे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं। सो दिस RNA इट एक्चुअली मूव्स आउट। लेट मी मेक इट नाइसली। इट मूव्स आउट एंड देन यहाँ पे इसके ऊपर राइबोसोम लग जाएंगे, यहाँ पे इसके ऊपर राइबोसोम लग जाएंगे एंड यहाँ पे टीआरएनए आ जाएगा। दिस इज टीआरएनए, है ना? एंड फिर ये टीआरएनए इन अमीनो एसिड्स को पकड़ के साइटोप्लाज्म में पड़े हुए अमीनो एसिड्स, इन अमीनो एसिड्स को पकड़ के यहाँ पे लेके आएगा और यहाँ पे चेन बन जाएगी अमीनो एसिड्स की, ऐसे प्रोटीन बन जाएगा और हमारा प्रोटीन बन जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस नाउ। क्या अमीनो एसिड पहले से पड़े होते हैं? नटखट बादशाह, अमीनो एसिड पहले से पड़े होते हैं साइटोप्लाज्म में, अमीनो एसिड पहले से पड़े होते हैं। यस, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए ये सभी के सभी न्यूक्लियस से बनते हैं, फिर बाहर जाके अपना फंक्शन करते हैं। यस, मयूरी कट करे, बिल्कुल सही, न्यूक्लियर पोर्स। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड।
और भी प्रकार के आरएनए होते हैं, तो मैंने सिर्फ सिंपल तुम्हें 3 प्रकार के आरएनए बताए मेनली, और भी प्रकार के आरएनए होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, आने वाली क्लासेस में। मेथियोनिन वाला रिपीट कर दूं, देखो मेथियोनिन वाला वैसे कुछ रिपीट करने के लिए है नहीं, फिर भी मैं बता देती हूँ। एमआरएनए के ऊपर अमाइनो एसिड्स के कोड होते हैं। एमआरएनए बेसिकली एक बिल्कुल जैसे सीक्रेट डायरी होती है ना, वैसे होता है, उसके ऊपर कोड्स लिखे होते हैं। जैसे इतना एमआरएनए किसी एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, दिस एमआरएनए इज कोडिंग फॉर अनदर अमाइनो एसिड, नाउ दिस पार्ट ऑफ एमआरएनए इज कोडिंग फॉर अनदर अमाइनो एसिड, ये एक और अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, ये समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा पार्ट एमआरएनए का किसी किसी अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, ठीक है। अब तुम लोगों को जान के खुशी होगी कि सभी प्रोटीन्स जो बनते हैं, एवरी प्रोटीन हैज द फर्स्ट अमाइनो एसिड एज मेथियोनिन। पहला अमाइनो एसिड सबका मेथियोनिन होता है, तो कोई भी एमआरएनए बनेगा, इसका मतलब क्या है, कोई भी एमआरएनए बनेगा, फर्स्ट अमाइनो एसिड यहाँ पे जो कोड होगा ना, इट विल बी ऑफ मेथियोनिन ओनली। सो मेथियोनिन इज अ स्पेशल अमाइनो एसिड, ये नीट का क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लो। मेथियोनिन इज अ स्पेशल अमाइनो एसिड व्हिच फॉर्म्स द स्टार्टिंग अमाइनो एसिड फॉर ऑल प्रोटीन्स। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स के बीच में कैसे बॉन्ड बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, मिस्टर यू आर राइट। डबल स्टैंडर्ड आरएनए कभी भी प्रोटीन नहीं बनाएगा प्रेरणा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए पे ना तो राइबोसोम लग सकता, समझ रहे हो, राइबोसोम लगने के लिए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए चाहिए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को टीआरएनए रीड नहीं कर सकता, ना टीआरएनए रीड कर पा रहा, ना राइबोसोम लग पा रहा, तो कैसे प्रोटीन बनेगा। कल की क्लास का टाइमिंग क्या है, ओके मैं बता देती हूँ। अच्छा कल संडे है तो यूट्यूब वीडियो कल नहीं होती है, संडे के दिन यूट्यूब वीडियोस नहीं। डीएनए, नाउ वी हैव गॉट 2 strands, दिस इज वन डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड दिस इज द सेकंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए। कल इतनी बात हो गई थी, वी टॉक्ड अबाउट दिस टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जहां पे आप एक डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करके हस्बैंड वाइफ को सेपरेट करके आप एक नया स्ट्रैंड बनाए जा रहे हैं, इसको क्या कहा था हमने, याद करो, वी टॉक्ड अबाउट दिस कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। आई होप दिस इज प्रॉपर्ली विजिबल टू यू, विजिबल, यस, दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। इतनी बात कल हो चुकी थी। चलिए आज इस प्रोसेस को डिटेल में करने की बारी थी, तो मैंने क्या किया था अभी तक, मैंने क्या किया था, मैंने क्या सिखा दिया था कल, देखो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट आई हैव टॉट यू। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, आई होप यस वेरी प्रॉपर्ली विजिबल, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए था। अब हमने इसको खोला था, लेकिन हम इतने बड़े शक्तिमान नहीं होते कि इसको ऐसे करके ऐसे अलग करते, नहीं, हम इसको थोड़ा सा खोलते हैं, बीच में से खोलते हैं, तो जब हम इसको ओपन करते हैं सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, only a part of it is opened with the help of a special protein, DNA A proteins की बात हुई थी कल, है ना। so this position from which DNA is opened, ये वाली पोजीशन जिससे DNA ओपन होता है, हम उसे कहते हैं origin of replication। so origin of replication को DNA A proteins ने खोल दिया था और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया था, इसे रेप्लिकेशन बबल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। रेप्लिकेशन बबल को यदि आधा कर दूं, if I cut this replication bubble in half, it is called a replication fork। तो रेप्लिकेशन फॉर्क एनसीईआरटी बनाया हुआ है, हम रेप्लिकेशन बबल नहीं दिखाएंगे, हम रेप्लिकेशन फॉर्क दिखाएंगे, ठीक है। अब इस रेप्लिकेशन फॉर्क पे क्या होता है ये मैं तुम्हें आज बताने वाली हूँ, ओके चलो। वेरी ब्यूटीफुली we will learn things, okay, like this, and this is the double stranded part, okay। and now say this is 5 dash to 3 dash end, visible, yes visible, and this is 3 dash to 5 dash end, okay। हाँ जी बच्चों बात कर ली जाए पहले इतना, हाँ जी बच्चों, हेलो, हाउ आर यू पीपल, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। रीता यादव कौन डिमोटिवेट करता है तुम्हें बेटा बायोलॉजी के लिए, बायोलॉजी इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, कौन डिमोटिवेट करता है तुम्हें, बायोलॉजी हैज नो वैल्यू, हे भगवान ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। नीट में 50% मार्क्स बायोलॉजी का है, यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो बिना बायोलॉजी के कैसे बनोगे, कैप्टन अमेरिका, तुम्हारा नाम ले लेती हूँ बेटा मैं, हाँ भाई कैप्टन अमेरिका। थैंक यू बच्चों मेरी क्लास में आने के लिए, चलो शुरू करते हैं बात को। आओ 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 मेरे प्यारे बच्चों को सब कुछ समझ में आएगा, मेरे प्यारे बच्चे कोई भी डर के नहीं भागेगा, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ तुम्हें समझाने के लिए, और एक एक बात तुम लोगों को समझ में आएगी अगर तुम ध्यान से सुनोगे। ये कोई सोचेगा मुझे तो ये टॉपिक कभी आया ही नहीं तो अब भी नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लिसन टू मी केयरफुली, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, आई नीड योर अटेंशन, ओके लिसन टू मी। नाउ नया स्ट्रैंड बनाने के लिए हमने एक एंजाइम देखा था, है ना, डीएनए बनाने के लिए वी टॉक्ड अबाउट एंजाइम, वी टॉक्ड अबाउट एन एंजाइम, this enzyme, okay it is very funny but this enzyme helps to manufacture a new strand of DNA on an old strand of DNA। पुराने strand of DNA पे ये नया strand of DNA बनाता है ना, तो ये DNA पे डिपेंडेंट है अपने काम करने के लिए, क्योंकि जब इसको टेम्पलेट, ओके जिस पे नया स्ट्रैंड बनता है उसे टेम्पलेट बोलते हैं। आई होप ये बात तुम लोगों को नहीं पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता रही हूँ, दिस इज कॉल्ड टेम्पलेट एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड टेम्पलेट, क्योंकि दोनों पे नया स्ट्रैंड बनेगा ना, बोथ आर टेम्पलेट्स। सो क्योंकि ये अपनी एक्टिविटी के लिए डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट है, डीएनए इसका टेम्पलेट है, तो मैं बोलूंगी इट इज डीएनए डिपेंडेंट। और ये नया स्ट्रैंड किस चीज का बनाता है, डीएनए का बनाता है, देखो डीएनए का नया स्ट्रैंड बनाएगा, सो इसका नाम मैं रखूंगी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। लिख लो ये वाली बात, इज दिस विजिबल टू यू, थोड़ा सा कट गया बट यू दिस विजिबल। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ये मंकी ऐसे काम नहीं करता है, इसके नखरे बहुत ज्यादा है, इट्स एन इंपॉर्टेंट एंजाइम, ये हमारे लिए नया स्ट्रैंड बनाने वाला है ना। सो इसके नखरे बहुत ज्यादा हैं, इसके नखरे हमने पिछली बार लिखे थे लेकिन तुम्हें फिर से याद करा दूं। डीएनए डिपेंडेंट, डिपेंडेंट की स्पेलिंग क्या होती है, डीएनए पॉलीमरेज, है ना। तुम्हें तो पता ही है बच्चों, मेरा हाथ थोड़ा तंग है स्पेलिंग्स में, कुछ कुछ लिख देती हूं मैं, बट दिस इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इट इज लुकिंग वेरी बैड बट इट्स ओके। अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोबारा से लिखने में। पहला, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड को कहां से कहां रीड करता है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड को कहां से कहां रीड करता है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के पास गया कि मुझे इसके ऊपर नया स्ट्रैंड बनाना है, तो नया स्ट्रैंड बनाने के लिए रीड कहां से करेगा, इट विल ऑलवेज रीड द टेम्पलेट स्ट्रैंड फ्रॉम 3 to 5, इट विल ऑलवेज रीड द टेम्पलेट स्ट्रैंड फ्रॉम 3 to 5। पहली इसकी प्रॉपर्टी ये है, लिख दो ये वाली बात, लिख दो, इट रीड्स टेम्पलेट स्ट्रैंड फ्रॉम 3 to 5, 3 dash to 5 dash। पहली बात हमें ये वाली बात याद रखनी है, 3 to 5 रीड करेगा, ऐसे 3 to 5 रीड करेगा। देन दूसरी बात, ये नया स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में पॉलीमराइज करेगा, ऑफ कोर्स अगर पुराने स्ट्रैंड का यहाँ पे 3 डैश है तो जो नया स्ट्रैंड बनेगा, द न्यू स्ट्रैंड व्हिच विल बी फॉर्म्ड, उसका यहाँ पे 5 डैश एंड होगा, ऑफ कोर्स सी बात है, 3 डैश के सामने 5 डैश एंड ही होगा, है ना। तो ये जो नया स्ट्रैंड पॉलीमराइज करेगा, मतलब नए स्ट्रैंड में यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, ये कौन से डायरेक्शन में करेगा, 5 to 3, समझ में आया। रीड करेगा 3 to 5 या रीड करेगा 3 to 5, उसके सामने नया स्ट्रैंड बनाएगा 5 to 3, है कि नहीं। तो मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लूं, पॉलीमराइजेस न्यू स्ट्रैंड फ्रॉम
5' to 3', ठीक है। देन थर्ड प्रॉपर्टी से क्या बताई थी, इट ऑलवेज वर्क्स ऑन सिंगल स्ट्रैंड। ये डीएनए के डबल स्ट्रैंड पे कभी वर्क नहीं कर सकता, ये वर्क करेगा हमेशा सिंगल स्ट्रैंड पे। लिख लो थर्ड प्रॉपर्टी। आई होप ये तुम लोग भी बच्चों नोट कर रहे हो, ऑलवेज वर्क्स ऑन सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। आई होप तुम लोग ये सब पॉइंट साथ साथ में नोट कर रहे हो। देन अगर नहीं भी नोट करें तो तुम लोग बाद में स्क्रीनशॉट लेके फिर नोट कर सकते हो। और चौथी बात, एक लास्ट बात, कि ये सिंगल, इसके नखरे बहुत ज्यादा हैं। ये सिंगल स्ट्रैंड पे एक्ट तो करना चाहता है कि ओ चलो मेरे को सिंगल स्ट्रैंड ही चाहिए एक्ट करने के लिए, लेकिन ये ड्रामा ये कहता है कि मैं सिंगल स्ट्रैंड से शुरू नहीं करूंगा, एक्ट में सिंगल स्ट्रैंड पे करूंगा, लेकिन मुझे एक छोटा सा पीस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड चाहिए पहले, जेनेटिक मटेरियल, थोड़ा सा हल्का सा डबल स्ट्रैंडेड पीस ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा तब मैं स्टार्ट कर पाऊंगा, लेकिन उसके आगे सिंगल स्ट्रैंडेड चाहिए। ये बहुत नखरा है इसका, ठीक है। तो इसको हल्का सा डबल स्ट्रैंडेड प्रोवाइड करने के लिए हम एक और एंजाइम यूज करते हैं, एक प्यारा सा भोला सा एंजाइम जिसका नाम है, देयर इज वन मोर एंजाइम, इट इज कॉल्ड प्राइमेज। प्राइमेज कहता है ओके आई विल हेल्प यू आउट, क्योंकि तुम मेन एंजाइम हो यहाँ के, सो तुम्हारे को वर्कर्स तो चाहिए, तो आई विल बी योर वर्कर। तो ये बेचारा हम्बली इसके लिए नौकरी करने लगता है, कहता है ओके आई विल हेल्प यू आउट। व्हाट दिस प्राइमेज विल डू, दिस प्राइमेज विल फॉर्म, मान लो यहाँ पे सीक्वेंस लगा देती हूँ, मान लो दिस सीक्वेंस इज A T C G G A T T A, suppose this is the sequence, okay, this is visible to you, yes, very properly. This primase will form a short stretch of RNA here like this, say like this। एक RNA का पीस बना देगा छोटा सा, RNA का पीस है तो मतलब A की जगह A का कॉम्प्लीमेंट्री U आएगा, T तो बनता नहीं है, T की जगह A आएगा, T के सामने A आएगा और A के सामने U आएगा, ठीक है। सो दिस स्मॉल स्ट्रेच ऑफ RNA is formed, ठीक है। उसके बाद ये काम करना शुरू करेगा। दिस स्मॉल स्ट्रेच ऑफ RNA is called a primer, can I write it down, this is called a primer and this is made by the enzyme primase, ओके। अब जब सब कुछ सेट हो चुका है, अब ये आएगा स्टाइल मारता हुआ ऐसे अपने हैंड्स के साथ, ओह ये अब मैं अपना काम शुरू करूंगा। लेकिन तुम्हें पता है इसके इतने नखरे क्यों हैं, क्योंकि ये इतना एफिशिएंट एंजाइम है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट एंजाइम है। एक तो जो मैंने तुम्हें कल बात बताई थी कि इसकी एफिशिएंसी क्या है, ये 2000 बेस पेयर्स एक सेकंड में लगा देता है, जैसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 2000 बेस पेयर्स ये एक सेकंड में जोड़ देता है। एक तो ये एफिशिएंसी है इसकी। देन उसकी एक बहुत खतरनाक एक्टिविटी ये भी है। अच्छा 5 to 3 एक्टिविटी पहले बताती हूँ ये बात कि इसकी एक्टिविटी क्या है, इसकी दूसरी खासियत बताऊंगी। इट गोज हियर एंड इट स्टार्ट्स टू वर्क। ये यहाँ से न्यूक्लियोटाइड पकड़ के अपना डीएनए बनाने लगता है, न्यूक्लियोटाइड ऐड करने लगता है। जी के सामने नया न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया, सी ऐड कर दिया, फिर सी के सामने जी ऐड कर दिया, फिर समझ रहे हो, टी के सामने ए ऐड कर दिया, देन ए के सामने टी ऐड कर दिया, देन इस तरीके से ये डीएनए का स्ट्रैंड बनाने लगता है। इसकी पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी किस साइड है, देखो दिस इज द 5' एंड इट इज पॉलीमराइजिंग इन 5 to 3 डायरेक्शन। इज दिस क्लियर, इट इज पॉलीमराइजिंग इनटू 5 इन द 5 to 3 डायरेक्शन। बट इसकी एक स्पेशल एबिलिटी है, इसके सिर के पीछे एक आंख है, इट हैज अ आई ऑन द बैक ऑफ इट्स हेड, वेरी ब्यूटीफुल आई आल्सो। एंड जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है पॉलीमराइज करता हुआ, मान लो मैं हूं, ये मैं ऐसे पॉलीमराइज करता हुआ बढ़ रहा हूं, मैं डीएनए पॉलीमराइज, ठीक है। मेरे पीछे की जो आई है वो चेक करती रहती है कि मैंने सही जोड़ा कि नहीं जोड़ा, ठीक है। जैसे ए के सामने टी जोड़ना चाहिए था, जी तो नहीं जोड़ दिया, सी तो नहीं जोड़ दिया, तो मेरी बैक वाली आई चेक करती रहेगी कि सब मैंने सही जोड़ा है ना। और यदि गलत हो जाए, यदि ये गलत सीक्वेंस जोड़ दे, तो इसके पास एक बहुत खतरनाक एक्टिविटी भी होती है, इट हैज अ बैक कटर, इट हैज अ बैक कटर। एंड अगर ये गलत एंजाइम जोड़े, अगर ये गलत न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा तो ये पीछे से काटेगा, गलत न्यूक्लियोटाइड को काटेगा, निकाल के फेंक देगा, फिर सही न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। दैट मींस इट हैज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होती है, समथिंग व्हिच इज ब्रेकिंग द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इट हैज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या है, देखो ध्यान से देखना, भी ध्यान से देखना। 5 to 3 डायरेक्शन में ये पॉलीमराइज कर रहा है, लेकिन जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो 3 to 5 डायरेक्शन में, क्योंकि ये 3 to 5 डायरेक्शन में रीड करता है ना स्ट्रैंड जो इसने बनाया है, ठीक है। ये देखता है सही है ना, सही है ना, सही है ना, सही है ना, समझ रहे हो। सो इट्स पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी इज इन 5 to 3 डायरेक्शन, बट इट्स एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इज इन 3 to 5 डायरेक्शन। सो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं ऐड कर रही हूं, इट हैज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इन 3 to 5 डायरेक्शन। डू यू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स। ये बहुत ज्यादा गंदा लिखा है तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देती हूं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की बात हो रही है। बच्चों अगर तुम्हारे पास कोई नुस्खा हो अच्छी हैंडराइटिंग का तो जरा मुझे बताना, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। बोलो इतनी बात समझ में आई है। नितेश यादव थैंक यू, किस बात का बोल रहे हो, कुछ समझ में आ गया क्या, सही बताओ। यस डीएनए रेप्लिकेशन कैन बी डन इन विट्रो आल्सो, यस आर्टिफिशियली आल्सो। आलिया निगार, शर्ले एस, द नीट पैटर्न विल बी सेम एज 2019, देयर इज नो चेंज, इट इज अ पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन। वैसे ही क्वेश्चंस का पैटर्न रहेगा, कुछ डिफरेंस नहीं है। नो नो नो, एम्स इज नॉट मर्जिंग विद नीट। अदनान उल हक बेटा, एम्स इस बार कम से कम 2020 के लिए मर्ज नहीं किया जा रहा है, नहीं तो पता चल जाता अभी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। पहली बात तो ये क्या है, डीएनए का प्लूरल है ये, डीएनएज, जैसे कि मैंगो, मैंगोज, ठीक है। एक मैंगो और बहुत सारे मैंगो को मैंगोज बोल देते हैं, तो एक डीएनए का मल्टीपल डीएनए डीएनएज बोल देते हैं। देयर आर मेनी डीएनएज हियर, समथिंग लाइक दैट। इट इज द प्लूरल ऑफ डीएनए। डीएनएज इज द डीएनए ब्रेकिंग एंजाइम, डीएनए ब्रेकिंग एंजाइम, ठीक है, अंडरस्टूड, ओके। शर्ले का क्वेश्चन क्या है देखते हैं, कहां गया, ये रहा। शर्ले का क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये यूरासिल क्यों आया है मैम, यहाँ पे और यहाँ पे यूरासिल क्यों आया है, क्योंकि बेटा जो प्राइमर है, जो प्राइमर बनता है, जो प्राइमेज जो है प्राइमर बनाता है ना, इट इज अ आरएनए। दिस शॉर्ट रेड पीस इज एन आरएनए, इट इज नॉट अ डीएनए। प्राइमेज फॉर्म्स अ शॉर्ट आरएनए सो दैट दिस कैन बी डबल स्ट्रैंडेड एंड दिस डीएनए पॉलीमरेज कैन एक्ट, ओके। प्रेम प्रकाश, मैं पूरी बायोलॉजी बेटा अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाऊंगी, तो आप मुझे वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। नहीं अदनान उल हक, अभी नीट के फॉर्म्स नहीं निकले हैं बेटा, ठीक है। ये साल के एंड में निकलते हैं, ठीक है, नवंबर दिसंबर के टाइम पे, तो उस टाइम पे ध्यान रखना, ठीक है।
एंड आप कश्मीर से हैं, आप लोग परेशान हो रहे हैं आई थिंक अभी के लिए. आई हैव माई फुल सिंपैथी विद यू एंड टेल योर फ्रेंड्स दे कैन स्टडी फ्रॉम दिस चैनल एंड फ्रॉम मी इफ दे वांट, इफ दिस इज हेल्पिंग यू. अगर थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिल रही है हमारे चैनल से तो हम लोग बहुत खुशकिस्मत होंगे आप लोगों की हेल्प करने में. चलिए अब अगली बात कर लेते हैं. अच्छा ये चीजें ध्यान रखनी है, ये वाली बातें ध्यान रखनी है. रीड्स द टेम्पलेट फ्रॉम 3 to 5, ये बातें ध्यान रखनी है. टेम्पलेट को रीड करता है 3 to 5, पॉलीमराइज करता है 5 to 3 और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करता है 3 to 5. ये बातें याद रखनी है. अब देखो आगे दूसरे स्टैंड पे चलते हैं, दूसरे स्टैंड पे चलते हैं. अब इसको, अब ये वाला टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट को इसको कहां रखिए याद रखते हैं. इस टेम्पलेट को रीड करेगा 3 to 5, मतलब ये यहां से रीड करेगा. अब देखो इतने पोर्शन में बात करो, ये नहीं कि मैम यहां से रीड करेगा ये 3. अभी ये तो डबल स्टैंडर्ड है ना, इसको थोड़ी रीड करेगा. सिंगल स्टैंडर्ड को रीड करता है ना डीएनए पॉलीमरेज. सो ये 3' एंड है, ये 5' है. ये कल मैंने बात बताई थी ना, किसी भी डीएनए के पॉइंट पे कंपैरेटिव है 3' और 5'. जिन बच्चों को नहीं पता है सुन लो थोड़ा सा, मुझे पता है जिनको पता है उनको लगेगा मैम क्यों बता रही हूं, बट सुनो दिस इज 3' एंड दिस इज 5' एंड, बट इट इज ऑल रिलेटिव. अगर मैं ए और बी पॉइंट पे देखूं तो मुझे साफ पता चल रहा है कि बी जो है वो 5' एंड है और ए जो है वो 3' एंड है. अगर मैं ए बी में से कहूं बताओ 3' और 5' कौन सा है. जो 3' के पास है वो 3' एंड है, जो 5' के पास है वो 5' एंड है ना, अगर ए और बी में कंपेयर करूं. पर अगर मैं एक सी और रख लूं यहां पे, कल भी बताई थी मैंने बात, एक मैं सी और रख लूं यहां पे तो सी 3' एंड के ज्यादा पास है. तो मैं अगर सी और ए को कंपेयर करूं तो अभी सी 3' एंड है ना और ए 5' एंड है. समझ आ रहा है. अगर सी और ए को कंपेयर करूंगी तो सी 3' है, ए 5' है. अगर ए और बी को कंपेयर करूंगी तो ए 3' है, बी 5' है. समझ गए. सो जो ज्यादा पास होता है सेंड के उसको वो वाला एंड का नाम देते हैं. अब देखो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं. ये 3' एंड है, ये 5' एंड है टेम्पलेट का. अब डीएनए पॉलीमरेज शुरू करेगा यहां से, क्योंकि वो तो 3 to 5 रीड करता है ना. इट रीड्स द टेम्पलेट स्ट्रैंड फ्रॉम 3 to 5, फ्रॉम 3 to 5. सो अब क्या है, यहां पे छोटा सा प्राइमर बनेगा. पहले कहां गया भाई, अ स्मॉल प्राइमर विल बी फॉर्म्ड हियर, आरएनए प्राइमर, एंड देन द डीएनए पॉलीमरेज विल कम हियर एंड डीएनए पॉलीमरेज विल मेक द न्यू स्ट्रैंड. अब 5 to 3, ठीक है, यहां पे 5' एंड आ गया इसका. अब यहां पे 5 to 3 डीएनए पॉलीमरेज यहां पे आ गया, ये डीएनए पॉलीमरेज एंड इट स्टार्ट्स टू वर्क. यहां पे नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना शुरू कर रहा है. ठीक है, तो उसने यहाँ पे ऐसे ऐड कर दिया. ये वाली बात क्लियर है मुझे बताओ. ठीक है, अब देखो क्या हुआ है, यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है. अब रेप्लिकेशन फॉर्क ऐसे है. अब यहाँ पे इससे आगे ये नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आ गया है ना. हम एक साथ नहीं खोलते ना. पहले वाली स्लाइड पे आओ. दिस वी डू नॉट ओपन ऑल ऑफ इट, वी जस्ट ओपन टिल हियर. नाउ न्यू स्ट्रैंड हैज बीन फॉर्म्ड हियर, न्यू स्ट्रैंड हैज बीन फॉर्म्ड हियर. आई होप दिस इज विजिबल टू यू, राइट. नाउ यू नीड टू ओपन इट मोर. आप इसको और ज्यादा खोलेंगे तभी तो आप पूरे डीएनए को रेप्लिकेट कर पाएंगे ना. तो यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है छुरी की तरह. देयर इज एन एंजाइम व्हिच एक्ट्स लाइक अ कटर, लाइक अ चाकू, व्हिच विल ब्रेक द डबल बॉन्ड्स हियर. डबल बॉन्ड्स को काटने के लिए चाकू होता है ताकि जो रेप्लिकेशन फॉर्क कैसे रेप्लिकेशन फॉर्क और ज्यादा खुल जाए, और ज्यादा खुल जाए, डीएनए रेप्लिकेशन अंदर जा सके. ठीक है, ये चाकू, ये कौन सा एंजाइम है. दिस एंजाइम इज कॉल्ड हेलिकेज. दिस इज ऑल्सो नॉट हेलिकेज. हाँ हेलिकेज. दिस इज ऑल्सो नॉट इन एनसीईआरटी, तो इसके आने के चांसेस कम है इस एंजाइम का नाम. ठीक है, हेलिकेज का नाम. तो हेलिकेज ऐसे चाकू की तरह काटता है. अब आ जाओ वापस अपने डायग्राम पे. सो हेलिकेज यहाँ से एक्ट करके इसको और ज्यादा खोल लेता है. ठीक है, अब इस डायग्राम को हल्का सा दोबारा बना लूं मैं ताकि मैं खुला हुआ पार्ट दिखा सकूं. लेट्स ट्राई टू रीमेक दिस डायग्राम लिटिल बिट, बिकॉज अब हेलिकेज की वजह से ये और ओपन हो गया है. नाउ वी शुड ट्राई टू मेक इट लाइक दिस. थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं इसको. लेट्स सी इफ वी कैन मेक इट. ओके, लिटिल बिट लेस. Let's make it like this. Okay, so it has opened. Okay, template को थोड़ा दोबारा बना लेते हैं. Okay, so this I say has opened up like this. It more. Okay, so say this has opened like this, and then again it has become double stranded here. तो जैसे जिप खुलती है ना, जिप होती है ना बैग की जिप, है ना, बैग ऐसे बंद होता है, बैग ऐसे बंद होता है, उसमें जिप वापस खोलते तो बैग ऐसे होता है, वैसे जिप की तरह खुल रहा है. ऐसे बंद था ये, पहले थोड़ा खुला, फिर थोड़ा खुला, फिर और खुला, इस तरीके से खुलता जा रहा है. तो यहाँ पे पीछे खुल रहा है. अब पीछे खुल गया तो डीएनए पॉलीमरेज कह रहा है थैंक यू, नाउ लेट मी मेक माय स्ट्रैंड. तो डीएनए पॉलीमरेज इधर आया एंड उसने यहाँ से 5 to 3, देखो 5' इधर है ना इसका, 5' इधर है, तो 5 to 3 इसने और न्यूक्लियोटाइड जोड़ने शुरू कर दिए. लाओ जोड़ देते हैं. ये वाले तो पहले थे, अब उसने और भी यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जोड़ने शुरू कर दिए. ठीक है, समझ में आ रहा है. यहाँ से आगे ऐसे नया स्ट्रैंड बन गया, कोई दिक्कत नहीं है. इस वाले स्ट्रैंड में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वाले स्ट्रैंड में दिक्कत है. क्यों? इसका ये 5' एंड है, ये 3' एंड है, ये 5' एंड है. अब यहाँ से आगे कैसे जोड़े इसको, ये दोबारा बना लेती हूँ थोड़ा सा. प्राइमस थोड़ा दोबारा बना रही हूँ. ओह, दिस वाज द प्राइमस. अब ये इससे आगे कैसे जोड़े इसको. अब देखो 2 पॉइंट है, इसके और इसके बीच में नया स्ट्रैंड बनना है ना. अब ये पॉइंट कौन सा है, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है. बी पॉइंट 5' के पास है तो ये 5' हो गया. ए पॉइंट 3' के पास है, ये रहा 3' तो ए पॉइंट 3' हो गया. एंजाइम ये सॉरी टेम्पलेट कहाँ से कहाँ रीड होता है, 3 to 5 रीड होता है ना. टेम्पलेट रीड यहाँ से होता है, 3 to 5 से रीड होता है. तो डीएनए पॉलीमरेज का मैं तो यहाँ से बनाऊंगा, मैं तो यहाँ से बनाऊंगा. तो भैया का अच्छा, तो यहाँ से बनाएगा तो यहाँ पे एक प्राइमर लगाना पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट को 3 to 5 रीड करता है और नया स्ट्रैंड 5 to 3 बनाता है. तो उसने एक और नया स्ट्रैंड बना दिया यहाँ पे से. अब देखो ये स्ट्रैंड कैसे बना है, दिस स्ट्रैंड इज फ्रॉम 5 to 3'. ठीक है, ये थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा, दोबारा लिख देती हूँ. ओह व्हाट द हेल. दिस स्ट्रैंड इट इज फ्रॉम 5' to 3'. नाउ इट इज क्लियर. एंड दिस स्ट्रैंड इज फ्रॉम 5' to 3'. समझ रहे हो. तो ये टुकड़ों में बनेगा जो नीचे वाला स्ट्रैंड है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज. ओके, आई होप आई एम वेरी क्लियर इन दिस, क्योंकि बच्चे यहीं पे फंसते हैं. दोबारा सुनो, एक स्ट्रैंड ऐसा होगा, एक स्ट्रैंड दोनों में से ऐसा होगा, जब वो खुलेगा तो दिक्कत करेगा. क्यों? क्योंकि जब हर बार वो जब खुलेगा तो नया 5' नया 3' एंड एक्सपोज करेगा अपना. और टेम्पलेट हमेशा 3 to 5 रीड होता है, 3 to 5. सो अगली बार फिर से खुलेगा, ये अगली बार फिर से 3 to 5 रीड होगा. समझ में आ रही है. तो देखो डीएनए रेप्लिकेशन कुछ ऐसे चलेगी दोनों स्ट्रैंड्स में. डीएनए रेप्लिकेशन कुछ ऐसे चलेगी दोनों स्ट्रैंड्स में. कुछ ऐसा दिखेगा तुम लोगों को. सपोज दिस इज 5' to 3', दिस इज 3' to 5'. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, वन स्ट्रैंड इसमें कैसे चलता रहेगा. एक बार प्राइमर लगेगा, 5' एंड पे, और उसके साथ कंटिन्यूअसली हर बार नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होकर आगे बनता रहेगा लाइक दिस.
जितनी बार भी खोलोगे, जितनी बार भी जिप यहाँ से खोलोगे, जितनी बार भी जिप यहाँ से खोलोगे, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को क्या करना है, 3 to 5 स्ट्रैंड रीड करना है, 3 to 5 स्ट्रैंड रीड करना है और पॉलीमराइज करना है 5 to 3, तो 5 to 3 इजीली पॉलीमराइज हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्ट्रैंड में दिक्कत है, ये स्ट्रैंड 3 to 5 रीड होगा, पहले मान लो इतना सा खुला था, सी पहले इतना सा खुला था, सारा तो खुलता नहीं एक साथ, ध्यान से सुनो, जिनको नहीं समझ में आएगा, ध्यान सुनो, पहले तो इतना सा खुला था ना, यहाँ पे प्राइमर लग गया था, ठीक है, और यहाँ पे फिर नया स्ट्रैंड बन गया था, फिर आगे और खुल गया, फिर यहाँ से यहाँ तक और खुल गया। अब यहाँ से यहाँ जब कंपेयर करेंगे इन दोनों में, तो ये वाला 3 डैश माना जाएगा, ये वाला 5 डैश माना जाएगा। अब इसको 3 डैश नहीं कहेंगे, है ना, अभी नया पार्ट खुल गया ना, तो एक प्राइमर यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये यहाँ पे 5 डैश बनेगा, फिर नया स्ट्रैंड बनेगा, फिर ये यहाँ से यहाँ खुल गया और खुल गया, एक और पॉइंट पे खुल गया यहाँ पे, तो अब ये 3 डैश माना जाएगा, ये 5 डैश माना जाएगा, ये काट देंगे हम। अब फिर से एक और प्राइमर लगेगा, यहाँ पे फिर से 5 डैश बनेगा, फिर एक नया डीएनए बनेगा। समझ में आ रहा है? सो एक में कॉन्टिन्यूअस चलेगा, एक में डिसकॉन्टिन्यूअस चलेगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन, दिस इज कॉल्ड डिसकॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन, दिस इज कॉल्ड, आई होप दिस इज विजिबल, दिस इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड। देखो ये हस्बैंड था ना, ये हस्बैंड था पुराने वाला, उसको नई वाइफ मिली, बहुत बढ़िया, मस्त वाइफ, मस्त मस्त मस्त। ये वाइफ थी जिनका डिवोर्स हो गया, ये ब्लू वाले हस्बैंड वाइफ था जिनका डिवोर्स हो गया, ये वाइफ थी, इसको कैसा सा हस्बैंड मिला है, टूटा फूटा सा, ये यहाँ से फिर टूट जाता है, फिर अगली बार फिर खुलता है, फिर नया स्ट्रैंड बनाना पड़ता है, इस तरीके से। ये तो बहुत गलत बात है यार, तो ये बेचारी बहुत परेशान है, इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ये हमेशा अपने नए हस्बैंड को गालियां देती है, ये जो वाइफ है ये हमेशा अपने नए हस्बैंड को गालियां देती है कि तू लैग करता है, यू आर अ लैगिंग पर्सन, तू सबसे लैग बिहाइंड करता है, यू आर अ लैगिंग स्ट्रैंड। डू यू अंडरस्टैंड दिस मच? प्लीज टेल मी, डू यू अंडरस्टैंड दिस मच? व्हाई डिसकंटिन्यूड? अनवर बेटू अभी तो समझाया है। See, DNA polymerase, last time, listen to me, reads the template from 3 to 5, reads the template from 3 to 5 and polymerizes from 5 to 3. So when it polymerizes, it reads from 3 to 5 and polymerizes from 5 to 3. So it polymerizes like this, 5 to 3. And when it opens more, no difficulty, 5 to 3, सीधा polymerize हो रहा है. Then here DNA polymerase reads from 3 to 5. ये 3 dash end है, इसका यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये 3 dash end है. So it starts the, यहाँ पे प्राइमर लग जाएगा क्योंकि ये 5 dash end है और यहाँ पे फिर DNA बन जाएगा इसके ऊपर. ये डबल स्टैंडर्ड था इसलिए इससे आगे नहीं बन सकता था. अनवर तुम्हारे लिए समझा रही हूँ बेटू. Now when it opens more, when it opens more से ऐसे ओपन हो गया, मान लो यहाँ तक, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड अभी, मान लो यहाँ से ओपन हो गया. अनवर ध्यान से सुनो, दिस स्ट्रैंड विल कंटिन्यू जस्ट लाइक दैट, क्योंकि 5 डैश से 3 डैश बहुत इजीली है. अब मान लो यहाँ से यहाँ बनना नया स्ट्रैंड है ना, नया स्ट्रैंड कोई दिक्कत नहीं है. दिस इज द 3 डैश ऑफ दिस स्ट्रैंड, तो 3 to 5 रीड करेगा और 5 to 3 बनाएगा, आराम से बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. बट इन दिस स्ट्रैंड देयर इज अ दिक्कत, बिकॉज नाउ दिस एंड दिस पॉइंट के बीच में बात करें, नाउ दिस पॉइंट इज 3 डैश एंड दिस पॉइंट इज 5 डैश एंड. दो पॉइंट्स पे कंपेयर करेंगे तो क्योंकि 3 डैश एंड के पास है, दो पॉइंट्स पे कंपेयर करेंगे क्योंकि 3 डैश एंड के पास है, तो इसको 3 डैश एंड कहेंगे, इसको 5 डैश एंड कहेंगे. नाउ इट विल बी रेड फ्रॉम हियर टू हियर. 3 to 5 रीड होगा तो प्राइमर यहाँ पे लगेगा एंड नया डीएनए का पीस यहाँ पे बनेगा. तो बार बार प्राइमर लगाने पड़ेंगे लैगिंग स्ट्रैंड में, क्योंकि 3 to 5 रीड कर रहे हो आप. हर बार जब भी नया खुलेगा 3 to 5 रीड करोगे, 3 to 5 रीड करोगे. इसको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 3 to 5 चली जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं. 3 to 5 आराम से बनाई जाओ, 5 to 3 बनाओ, 3 to 5 रीड करके 5 to 3 आराम से बनाई जाओ. ओके, नाउ लास्ट पॉइंट्स, वेरी फ्यू पॉइंट्स आर लेफ्ट इन दिस टॉपिक, प्लीज लिसन टू मी. अब ये हो गया, ये बन गया. अब दिक्कत क्या है? एक आधी दिक्कत है बस, 2 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा. सुनो, these primers have to be removed because these primers are a piece of RNA. RNA cannot be a part of DNA. These have to be removed. So इनको रिमूव करने के लिए एक बहुत ही स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट एंजाइम आएगा जिसे कहेगा I know what I'm doing, please go to hell. ऐसे he has that kind of attitude. Okay, so this DNA polymerase is DNA polymerase 3 जो हम पहले पढ़ते हैं ना, ये हमारा जो मंकी जो काम कर रहा था, ये पॉलीमराइजेशन कर रहा था, इसका नाम था DNA polymerase 3. ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ, इसलिए मैंने बताया तुम लोगों को. जो ये नॉर्मल पॉलीमराइजेशन करता है, DNA polymerase 3 होता है. अब जो एंजाइम आएगा प्राइमर को हटाने, that is called DNA polymerase 1. That enzyme is, you know, very stylish, very confident. ये कहेगा मैं बताता हूँ how it is done. It will go to the primer. It will sense. देखो यहाँ पे इसको प्राइमर सेंस हो जाता है, ठीक है. It will go to the primer. एक बार मैं ये हटा दूँ, ये सब बकवास हटा दूँ. Okay. It will go to the primer and it will start removing one nucleotide. Okay. ये गया और इसने यहाँ से प्राइमर का एक न्यूक्लियोटाइड हटाना शुरू किया, ठीक है. और एक न्यूक्लियोटाइड जब वो हटा रहा था, उसने डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड लगाना शुरू कर दिया. जैसे कि ए के सामने यू था ना, क्योंकि आरएनए था तो यू था, तो यू का न्यूक्लियोटाइड हटा दिया, यहाँ से यू का न्यूक्लियोटाइड हटा देता है. और ये किसका न्यूक्लियोटाइड लगाता है? यहाँ पे टी का न्यूक्लियोटाइड लगाता है, क्योंकि डीएनए में ए के सामने टी होता है. फिर ये अगला न्यूक्लियोटाइड लगाता है, ये वाला न्यूक्लियोटाइड लगाता है, टी के सामने डीएनए वाला न्यूक्लियोटाइड लगाता है ए, देन फिर अगला न्यूक्लियोटाइड. समझ रहे हो? ये इस तरीके से एक करके न्यूक्लियोटाइड हटा देता है और यहाँ पे एक नया पीस ऑफ डीएनए बना देता है. इट मेक्स अ न्यू पीस ऑफ डीएनए हियर. सिंपली इसका नाम क्या है? मैंने नाम नहीं बताया, तुम्हें बताया था. इट्स नेम इज सिंपली डीएनए पॉलीमरेज 1. इट्स नेम इज डीएनए पॉलीमरेज 1. इसका यही काम है. जो मेन काम था वो डीएनए पॉलीमरेज 3 का था, ऐसे मंकी वाले का, ठीक है, वो जो ऐसे करके आता था. इसका काम बिल्कुल अलग है. इट recognizes the RNA piece and replaces the nucleotides with a DNA. Now this is the DNA. Similarly, it will go here, replace this RNA with the DNA. It will replace these primers with pieces of DNA. Pieces of DNA. Fine. अब बस लास्ट बात रह गई है. These fragments, जो मैंने पहले फ्रैगमेंट बना के दिखाया था, these fragments, लैगिंग स्ट्रैंड पे जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं ना, प्राइमर और फ्रैगमेंट, प्राइमर और फ्रैगमेंट, प्राइमर और फ्रैगमेंट, ये एक दूसरे से सेपरेट फ्रैगमेंट्स होते हैं ना, ये आपस में जुड़े तो नहीं होते. They're separate fragments. These fragments, इनका नाम मैं बताना भूल गई थी. ठीक है,
ये जो प्राइमर वाले थे इनको ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट कहते हैं, छोटे छोटे पीसेस को। अब ये फ्रैगमेंट्स को जोड़ना भी तो पड़ेगा ना यार, ये एक फ्रैगमेंट है, दिस इज वन फ्रैगमेंट, दिस इज अनदर फ्रैगमेंट, सो इनके बीच में यहाँ पे जोड़ना भी तो पड़ेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी तो बनाना पड़ेगा। अल्टीमेटली एक एंजाइम आएगा, फाइनल टचेस देते हुए हम अपने नए डीएनए को, देयर विल बी एन एंजाइम। इसके पास क्या है, गम भरा हुआ है, ग्लू भरा हुआ है, ठीक है, तो ये ग्लू टपकाता रहता है, इट कीप्स ऑन ड्रिपिंग ग्लू, ये यहाँ पे ग्लू लगा देगा, ठीक है, ग्लू लगा देगा मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा और इन फ्रैगमेंट्स को आपस में ज्वाइन कर देगा। इस एंजाइम को क्या कहते हैं, ये बहुत सिंपल है, तुम लोग पढ़ चुके हो, डीएनए को ज्वाइन करने वाले एंजाइम को बोलते हैं डीएनए लाइगेज। Ultimately, DNA ligase will join the fragments and we have brand new DNA. Please tell me you understand it. Do you understand it? Do you understand it? हाँ जी, आज स्पेशल क्लास है, जिन बच्चों को स्पेशल क्लास के बारे में नहीं पता मैं बता देती हूँ। आई एम टेलिंग यू, वेट। देखिए, आपको प्लस प्लेटफॉर्म पता है, प्लस प्लेटफॉर्म जो है पेड प्लेटफॉर्म है ना, हालांकि उसकी फीस बहुत कम है बट इट इज स्टिल पेड। सो प्लस प्लेटफॉर्म की कुछ क्लासेस मैं आप लोगों के लिए फ्री लेकर आती हूँ, देयर आर एब्सोल्युटली फ्री क्लासेस फॉर यू, ताकि आप प्लस प्लेटफॉर्म को एक्सपीरियंस कर सकें फ्री में। सो उन क्लासेस को स्पेशल क्लासेस कहा जाता है। सो आज एक स्पेशल क्लास है रात को 9 बजे एवोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। हम एवोल्यूशन बहुत कुछ कर चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे नेचुरल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड अडैप्टिव रेडिएशन, अगर हो सका तो। सो आप एवोल्यूशन मेरे साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं रात को 9 बजे, बिल्कुल आपको यही करना है, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है, ठीक है। ऐप डाउनलोड करके आपको प्लस के सेक्शन में